गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSA कॉलेज भरतपुर। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने BA भाग सेकंड में जो संसाधन भूगोल विषय है उसका संसाधन भूगोल का अर्थ और उनका अर्थ और उनकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। अब हम वर्तमान में आज की जो क्लास है हमारी उसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए संसाधनों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि संसाधनों को किस किस तरीके से उनको वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, जिस कल हमने बताया कि साधन होते नहीं उनको बनाया जाता है। संसाधन मानव स्वयं अपने उपयोग के लिए उनको मॉडिफाई कर लेता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल लेता है। साधनों को वही संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो मूल रूप से 4 प्रकार से माना गया है कि अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि जिस संसाधनों के ऊपर पूर्ण अधिकार हो। दूसरा है कि पुनः पूर्ति, यानी कि उसको एक के बाद एक उसकी पुनः पूर्ति हो सकती है। फिर किसी वितरण क्षेत्र की दृष्टि से एक क्षेत्र विशेष में अलग संसाधन होता है, दूसरे क्षेत्र विशेष में अलग संसाधन होता है। फिर है प्रयोग की दृष्टि से कि संसाधनों का जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाए वही, और किस तरीके से उनका आगे आने वाले समय में उपयोग भी हो रहा है। अब जब हम इनका विस्तृत अध्ययन अभी जो मैं यहाँ पे इसका विस्तृत अध्ययन करने जा रहा हूँ कि स्वामित्व की दृष्टि से जो संसाधन हैं वे कौन कौन से होते हैं। स्वामित्व यानी कि अपना खुद का, इस पर होल्ड हो। सर्वप्रथम जो होता है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत, यानी किसी व्यक्ति या परिवार की कुछ संपत्ति होती है, जैसे ना उसका मकान हो सकता है, उसकी ज्वेलरी हो सकती है, उसके बैंक बैलेंस हो सकता है ना, या उसके अलावा सुसंगठित उसका स्वयं का शरीर हो सकता है, उसकी मानसिक अवस्था हो सकती है, उसकी दक्षता हो सकती है, उसकी अच्छी लेखन शैली हो सकती है। ये व्यक्तिगत उसके संसाधन हैं। फिर होता है राष्ट्रीय संसाधन, जिसे कहते हैं ना कि राष्ट्रीय पर्सनैलिटी है, मतलब राष्ट्रीय प्रशासन हो गया, यानी कि किसी देश, प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग ना हो, उसके सार्वजनिक संपत्ति के राज्य की संपत्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई उत्तम चरित्र वाला आदमी है तो वो पूरे राष्ट्र का हो गया। कोई समाज सेवी बहुत बड़ा, कोई अच्छा लेखक है, कोई कवि है, ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति के रूप में जाने जाते हैं। एक होती है विश्व संसाधन, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स। इसमें भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं, जैसे मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए संपूर्ण रूप विश्व में, जैसे मान लो शांति स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, तो जो महात्मा गांधी पूरी विश्व के कल्याण के लिए हो, इस प्रकार महात्मा गांधी थी, वो एक इंटरनल रिसोर्सेज थे। अब दूसरे नंबर का जो आता है वो आता है पुनः पूर्ति की दृष्टि से, यानी कि संसाधनों का पुनः पूर्ति किस तरीके से होती है। पुनः पूर्ति योग्य जो संसाधन है, जैसे उनके गुणों को कायम रखना के आधार पर होता है, सतत उनका उपयोग हो सकता है, आने वाले समय में उसका उपयोग करते रहना हो सकता है, जैसे खाद से उर्वरक बनाना, हज़ारों वर्षों बाद कृषि योग्य बनाया जा सकता है। फिर पुनः पूर्ति योग्य और पुनः आपूर्ति, यानी कि एक बार प्रयोग करने में, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधन, तो पुनः आपूर्ति वाले संसाधन बहुत कम। फिर होता है कि बार बार प्रयोग के साधन, जैसे खनिज तेल, लोहा, तांबा, शीशा, जस्ता, एल्यूमीनियम, चांदी, सोना आदि के रूप में बदल के बार बार उनका उपयोग किया। जैसे सोना है, सोने की ईंट बन सकती है, सोने से जो परिधान, जैसे ज्वेलरी है, गहने हैं वो बन सकते हैं, उनसे अंगूठी बन सकती है, विभिन्न प्रकार का उपयोग कर सकते हैं उसको बदल बदल के। फिर है कि सनातन प्राकृतिक, यानी कि सूर्य, यूनिवर्सल रिसोर्सेज जिसको कह सकते हैं, सूर्य है, महासागर है, धरातल है, जलवायु के तत्व हैं, है ना, जैसे कारखाने, नगर, कूड़े कचरे को करता है। इस तरीके से जो संसाधन ये संपूर्ण रूप से सनातन के हैं, यानी कि यूनिवर्सल संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब हम वितरण की दृष्टि से देखते हैं। वितरण की दृष्टि से फिर पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लो सब जगह पर फैला हुआ संसाधन, सब जगह पर, इसको सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। दूसरे नंबर का जो संसाधन है, दूसरे नंबर का संसाधन जैसे कि जो वस्तुएं नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन इत्यादि जो गैसेज है वो सब जगह मिलेंगी। फिर सामान्य सुलभ, यानी कि कृषि उत्पादन योग्य भूमि, मिट्टी, जल आदि। फिर विरल संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तांबा है, टिन है, सोना, यूरेनियम आदि। फिर एकल संसाधन,
यानी कि समस्त संसार में केवल 1-2 स्थानों पर मौजूद होते हैं, जैसे क्रायोलाइट धातु ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है ना, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से, जब अगला जो लास्ट है चौथा, कि प्रयोग की दृष्टि से यानी कि अप्रयुक्त संसाधन। किसी क्षेत्र विशेष में कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किए जाते तब तक अप्रयुक्त संसाधन होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग ही नहीं हुआ, वहाँ तक व्यक्ति या मानव मात्र की पहुँच ही नहीं है, वहाँ पे किसी प्रकार की वैज्ञानिक खोजकर्ताओं की जा नहीं, तो अप्रयोग संसाधन। अप्रयोजनीय यानी कि कोई संसाधन वर्तमान तकनीकी के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, अप्रयोजनीय हो गया। जैसे खान है, उसमें गहराई तक खोदी जा सकती है, लेकिन वर्तमान से कितनी तकलीफ, उससे अगर गहराई में ज़्यादा खोदोगे तो नीचे से जल निकल के आ जाएगा, या नीचे दहने का, या नीचे स्खलन होने का, या उसके अनेक कारण हो सकते हैं। फिर आता है कि विभव या संभाव्य, यानी कि जिनकी पोटेंशियलिटी है वो कितनी है, जैसे उसकी संभावनाएं निकट भविष्य में क्या हो सकती हैं। जल विद्युत है जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अज्ञात एक गुप्त संसाधन है जो छुपे हुए हैं, पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है उनका, है ना, इस तरीके से। तो हम जब ये देखते हैं कि संसाधनों का जो उपयोग है वो है भाई, सबसे पहला जैसे मान लो वितरण क्षेत्र है, प्रयोग की दृष्टि से, स्वामित्व की दृष्टि से है, और उसके साथ ही पुनः पूर्ति की दृष्टि से है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में हम सामने एक चीज़ आती है कि जैसे जो व्यक्ति संसाधनों का उपयोग कितनी विवेक से करता है, जितना व्यक्ति अपनी विवेक, समझ और आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करेगा, उतना ही संसाधनों का निरंतरता, सतत विकास, उनकी टिकाऊपनता, उनकी जो कहते हैं कि अवधि सभी बदलेंगी, और अच्छी तरीके से आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो लाभान्वित रहेंगी, और वर्तमान पीढ़ी भी उसका खुशहालीपूर्ण उनका उपयोग या उपभोग कर सकेंगे। धन्यवाद।